अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि आपके पीए फर्स्ट में सिलेबस कितना है और क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पीए फर्स्ट में आपके हिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं, जिसमें से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, कौन सा चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री में। ठीक है, चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये वाला हम यहाँ पर ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें 2 चैप्टर रह गए हैं और ज्योग्राफी में हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा चैप्टर ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा ये कौन सा हो गया, ये हो गया पार्ट फर्स्ट हो गया और ये हो गया पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे ज्योग्राफी में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और सिविक्स में कितने चैप्टर हैं, सिविक्स में भी 2 चैप्टर हैं, जिसमें से हम 1 कर चुके हैं और 1 इसमें बाकी रह गया है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है हमें चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 83। तो पेज नंबर 83 ओपन कर लिया आप। ठीक है, पेज नंबर 83 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ग्लोब्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चैप्टर के टॉप पर यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं हर बार वैसे ही लिखेंगे पार्ट नंबर 2 और यहाँ पर डेट किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उस दिन की यहाँ पर डेट। ग्लोब तो सभी जानते हैं क्या होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये भी आपने पीछे क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आज पढ़ लेंगे। लेट्स रीड थ्रो मोस्ट ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री पीपल थॉट दैट द शेप ऑफ द अर्थ वॉज फ्लैट लाइक अ प्लेट। पहले ज़माने की अगर बात करें, अगर हम पिछले ज़माने हिस्ट्री के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पहले के लोग थे वो क्या सोचते थे शेप के बारे में अर्थ के, कि वो एक प्लेट की तरह है, गोल तो है ऊपर से मगर वो फ्लैट है, चिपटी, बिल्कुल प्लेट की तरह है ना। और वो डरते भी थे कि अगर हम मतलब अपने घर से या अपने इलाके से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे वो लोग। क्यों, वो लोग सोचते थे अगर हम ज़्यादा दूर गए तो हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट है और अगर उसका कोना आ गया, उसका आखिरी पॉइंट आ गया तो हम गिर जाएंगे। ठीक है, मगर बाद में कुछ ट्रेवलर आए, उन्होंने मूव इधर उधर ट्रेवल किया और सफ़र किया पूरा, उसमें बहुत सारे ट्रेवलर थे। ठीक है, फर्दिनांड मैगेलन और डिफरेंट ट्रेवलर थे, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, अर्थ जो है हमारी कैसी है, स्फेयर शेप की है, राउंड है, गोल तो है मगर वो फ्लैट नहीं है। ठीक है, फ्लैट नहीं है, चिपटी नहीं है, प्लेट की शेप की नहीं है, बॉल की शेप की है। बाद में बताया इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई पीपल हैज़ दिस थाट वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये आम सी बात है, ये इंसान पहले इंसान ऐसा क्यों सोचते थे, क्योंकि जब हम लोग ऐसे सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो हमें भी ऐसा नहीं लगता कि हम ऐसे बॉल की शेप पे चल रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम बॉल जो होती है हमारी उस शेप पर चल रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है बस प्लेट की तरह एक सीधी शेप है, फ्लैट शेप है, फ्लैट सरफेस है, उस पर हम मूव कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। यू डोंट सेंस द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ। क्यों, क्योंकि हमें अर्थ का कर्व सरफेस हमें सेंस नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता, ये महसूस नहीं होता। ठीक है, जो अर्थ का कर्व सरफेस है वो हमें सेंस नहीं होता, यही के लिए हमें महसूस नहीं होता। ठीक है, अर्थ का कर्व सरफेस जो है वो क्या है, महसूस नहीं होता। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है, एक 3 डायमेंशनल मॉडल है और ये स्केल मॉडल है। स्केल वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि इसमें डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें पहले से मौजूद हैं। मतलब ये स्केल्स के हिसाब से, डायरेक्शन, डिस्टेंस के हिसाब से इसे मेंटेन करके बनाया गया है। द वर्ड ग्लोब मीन्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस। और जो वर्ड ग्लोब है ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड ग्लोबस से लिया गया है। इसका मतलब क्या है, राउंड मास, मीनिंग है इसका राउंड मास, और स्फेयर मतलब एक बॉल, गोल शक्ल। ठीक है, ग्लोब का मतलब होता है स्फेयर और राउंड मास। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब इज स्लाइटली टिल्टेड जस्ट एज द अर्थ हैज़ अ स्लाइट टिल्ट। और जो एक्सिस है अर्थ की, देखो ये पूरी ये जो एक्सिस है ऐसे थोड़ा टेढ़ा लगाया गया है, ऐसे इस तरह होना चाहिए था मगर ऐसे लगाया। क्यों, क्योंकि अर्थ भी रियल में ऐसे ही टिल्टेड है। ठीक है, इतने ही एंगल पे अर्थ भी है। इट इज़ शोन टू रोटेट द अर्थ ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू इट एक्सिस। और जो लाइन इससे पास हो रही है इसके एक्सिस से, वो इसे रोटेट भी, हम जैसे अर्थ घूमती है वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसे भी घुमा सकते हैं, घुमा के दिखा सकते हैं। बोथ द पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर्क मार्क ऑन द ग्लोब। और जो दोनों पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो क्या है, ग्लोब पर मार्क करे हुए हैं, पहले से उस पर मार्क कर दिए गए हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। ठीक है, फिर क्या है, एनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब नोन एज इक्वेटर। और एक जो इमेजिनरी लाइन है, दूसरी एक और इमेजिनरी जो लाइन है ग्लोब पर जो चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर।
इट कट्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और ये ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। कौन? इक्वेटर। इक्वेटर ये वाली लाइन है जो ग्लोब को 2 ऊपर एक नीचे यानी 2 बराबर हिस्सों में कट कर देती है। द अपर पार्ट ऑफ द ग्लोब इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फेयर। जो ऊपर वाला पार्ट हमारा होता है, इस इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट आ गया जो, उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला आता है उसे हम क्या कहते हैं? साउदर्न लिखा है मगर इसे सदर्न पढ़ते हैं, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर। ये नॉर्दर्न लिखा है, इसे हम पढ़ते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न सादर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। After observing the globe once you will notice that it shows accurate shapes and size of the continent। अगर आप ग्लोब को एक बार देखेंगे, एक झलक देखेंगे अगर आप उस पर, तो आपको ये नोटिस आप ये करेंगे कि वो सारी चीज़ें एक्यूरेट शेप और एक्यूरेट साइज़ के कॉन्टिनेंट दिखाता है, ओशियंस दिखाता है, या उनके बीच का डिस्टेंस, उनका डायरेक्शन और वेरियस अदर फीचर्स जो है अर्थ के, वो सारी चीज़ें हम ग्लोब पर देख सकते हैं। हाँ, मगर छोटी दिखती है, मगर डिस्टेंस डायरेक्शन उसी हिसाब से है बिल्कुल, जैसे अर्थ पर रियल में हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिफरेंट ओशियंस, डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे बने हुए हैं, ठीक है। आफ्टर ऑफ ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोब। अब ग्लोब की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे। ग्लोब की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी खासियत क्या है, ठीक है। वन, ऑन अ ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड अ ग्लोब इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। ये तो ऐसी स्टार्टिंग है, ठीक है। ऑन अ ग्लोब कंट्रीज, सेंचुरी, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन आर शोन इन देयर करेक्ट शेप एंड साइज। ग्लोब पर जो कंट्री हैं, जो भी कॉन्टिनेंट हैं, ये जो भी ओशियंस हैं, वो अपने करेक्ट शेप और साइज में बनाए गए हैं। अब आप कहेंगे साइज़ कैसे दिखा देंगे, साइज़ तो बहुत ही बड़ा है, अर्थ का साइज़ कहाँ, अर्थ का साइज़ और उसके हिसाब से, अरे तो 5 किलोमीटर को इन्होंने 5 सेंटीमीटर ले लिया होगा, इसी हिसाब से इन्होंने स्केल मेज़र करा। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ था ना, स्केल मॉडल, तो स्केल मेज़र करके बनाया गया है, ठीक है। It is difficult to describe the location of a place on a sphere like the earth, but on a globe it can easily done। क्या कह रहे हैं? किसी जगह पर ये डिफ़िकल्ट होता है किसी जगह को, किसी लोकेशन ऑफ अ प्लेस, किसी जगह की लोकेशन को बताना। ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ, जैसे अर्थ है, अर्थ पर हम स्फेयर के पर हम लोकेशन कैसे बताएंगे, तो हम ग्लोब की मदद से ईजिली बता सकते हैं। अगर हमें इंडिया बताना है तो हमने ग्लोब दिखा दिया, वहाँ पर इंडिया है, फिर उसे घुमा के दिखा देंगे अमेरिका कहाँ है, यूएसए कहाँ है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिफरेंट कंट्रीज हम उस पर दिखा सकते हैं ईजिली, ठीक है। इट शोज़ द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज एंड द टाइम जोन, और ये बाउंड्रीज दिखाता है कंट्री के डिफरेंट बाउंड्रीज और उनके टाइम जोन शो करता है, ठीक है। शो करता है मतलब खुद नहीं शो करता है, इंसान ने बनाया है इसे ऐसा, और फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है अब हम बता रहे हैं उसे, उसके अंदर क्या क्या खूबी है, उसके अंदर क्या क्या खासियत इंसान ने जिसने बनाया उसे किस तरह से डिज़ाइन किया, ये बताया जा रहा है, ठीक है। इन सम केसेस इट शोज़ वेजिटेशंस, मिनरल डिपॉजिट, अर्थक्वेक बेल्ट, टेम्परेचर जोन, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशंस एक्सेट्रा। और कुछ केसेस में कुछ ग्लोब ऐसे भी बनाए जाते हैं जो कि हो सकता है ज़मीन ना दिखाकर ये दिखाएं कि वेजिटेशन कहाँ है, या मिनरल डिपॉजिट कहाँ है, या अर्थक्वेक बेल्ट कहाँ है, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं, टेम्परेचर जोन दिखाएंगे, ह्यूमिडिटी दिखाएंगे, ये प्रेसिपिटेशन दिखाएंगे कहाँ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। फिर ग्लोब कैन बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स। ग्लोब जो है अलग अलग साइज और अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। बिग वन कैन नॉट बी कैरीड ईजिली बट small pocket globes and balloons globes that can be inflated and handy and can be carried with easy। मतलब ये कह रहे हैं जो कि बड़े वाले होते हैं ग्लोब, जो बड़े ग्लोब होंगे वो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरी करना उसे आसान नहीं है, मगर जो छोटे होते हैं जैसे कि जो पॉकेट में आ जाएं या बलून ग्लोब्स होते हैं जो, वो उसे हम पिचका के क्या कर सकते हैं, जेब में रख सकते हैं या हाथ में ईजिली लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं ग्लोब को हमें कैरी करना बहुत आसान है, ठीक है। अब अर्थ पे लोकेशन कैसे बताते रहेंगे, इतना आसान तो है नहीं, तो ग्लोब पे बताना इजी है, तो हम छोटे से पॉकेट में रख सकते हैं, बहुत इजीली हम स्मॉल ग्लोब इस पॉकेट में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पेज नंबर 84। टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर प्लेस को लोकेट करने के लिए, जगह को बताने के लिए क्या चाहिए होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर ड्रोन। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स बनाई गई हैं, कुछ लाइनें हैं ये जिसने हम लैटिट्यूड और कुछ को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो उन्हें बनाया गया है। क्यों कि हम जगह को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है, तो उसके लिए क्या करा इन्होंने, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बनाया है।
किस पर? ग्लोब पर। इट हेल्प्स इन पॉइंटिंग आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। और इससे क्या मदद होती है? ये जो है एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी प्लेस की अर्थ सरफेस पर बताने में मदद करती है। ठीक है। द नेटवर्क ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब इज नोन एज द ग्रिड। और जो नेटवर्क है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो लैटिट्यूड लाइंस हैं और लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ठीक है, ये सारी जब लाइनें आपस में मिलती हैं इस तरह से क्रिस क्रॉस करती हैं, जैसे ऐसे लॉन्गिट्यूड्स ऐसे जा रही हैं इस तरह से और लैटिट्यूड इस तरह से जा रही हैं, तब ये आपस में क्रिस क्रॉस ये बनाती हैं ना, इसे हम कहते हैं ग्रिड्स, जब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है हमारा। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर, अब यहाँ पर है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसे सिंपली हम लैटिट्यूड भी कहते थे और यहाँ पर इन्होंने कहा है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और पैरेलल और लैटिट्यूड दोनों एक ही नाम है। ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कह लो या लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड कह लो। यहाँ पर क्या है तब, और पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सारे पैरेलल सर्किल इक्वेटर से पोल तक क्या कहलाते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड यहाँ बने हुए हैं। इक्वेटर से लेके जितने भी ये पैरेलल क्या है हमारे पैरेलल सर्किल्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और टोटल नंबर ऑफ कितनी है ये लैटिट्यूड? इन टोटल देयर आर 90 लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ एंड 90 टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर से इधर 90 होंगी और इधर भी 90 होंगी, और ये आपस में पैरेलल होंगी। देखो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये हमेशा पैरेलल होंगी, बराबर में चल रही होंगी बिल्कुल। इस तरह से ये पूरा सर्किल होगा यूं करके। बॉल मान लो, एक बॉल के ऊपर हमने वो एक छोटा सर्किल बनाया, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इस तरह से हम बॉल के ऊपर सर्किल बनाते गए। और जो बीच वाला सर्किल होगा बिल्कुल बॉल की, जैसे ये बॉल है हमारी, तो एक बॉल है ये, बिल्कुल जो बीच वाला सर्किल होगा इस तरह से, ठीक है। अगर हम उसे आधा आधा काटेंगे तो जहाँ से आधा काटेंगे उस जगह पर सर्किल होगा वो होता है इक्वेटर, ठीक है। वो आधे हिस्से में डिवाइड कर देता है पूरे बॉल को या स्फेयर को। नेक्स्ट क्या है हमारा? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस। ये एक इमेजिनरी लाइन है, असलियत में ऐसा हमारे अर्थ पर तो बना नहीं है, तो इंसान ने बस ग्लोब जो बनाया, ग्लोब पर इस तरह से लाइनें बना दी, क्यों? बताने के लिए कि हमारा इंडिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, ये सारी प्लेसेस बताने के लिए, इसलिए ये लाइन से बनाई गई हैं, ये लाइन सारी बनाई गई हैं, ठीक है। लाइन्स ड्रॉन अराउंड द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ बनाया जाता है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है। किस तरफ से? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ इस तरह से ड्रॉ होती है, ऐसे स्टार्टिंग यहाँ से होती है और ड्रॉ होना यहाँ से होती है, ऐसे ही डायरेक्शन देखते हैं। ईच लाइन रन्स पैरेलल टू द अदर एंड इज मेजर इन डिग्रीज, और ये एक दूसरे के सारी पैरेलल होती हैं और ये डिग्रीज में मेजर होती हैं, ठीक है। दीज लाइन आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और इन लाइन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। बिकॉज दे रन पैरेलल टू ईच अदर। क्यों कहते हैं हम इन्हें? क्योंकि ये सारी की सारी आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही मूव करती हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज द इक्वेटर, और जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों नाम है इसके, ठीक है। लाइन ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मेन है, वो कौन सी है? इक्वेटर, जो कि कहाँ पर है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर से हमने जो मेजरमेंट की है वो कहाँ कितनी की है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। फिर इधर उधर हम जो है 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ की तरफ और 90 डिग्री लैटिट्यूड साउथ की तरफ नापते हैं। फिर क्या है? द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ। जो इक्वेटर है वो अर्थ को क्या करता है? 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर। कितने पार्ट में? एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो नॉर्थ पोल की तरफ आधा हिस्सा आता है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कह देते हैं। जो साउथ पोल की तरफ नीचे की तरफ हमारा हिस्सा आता है, साउथ पोल की तरफ उसे हम कह देते हैं इक्वेटर से नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। द नॉर्थ पोल हैज़ द लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री नॉर्थ, और जो नॉर्थ पोल का है उसका कितना होता है लैटिट्यूड? 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। Whereas if you are close to the south pole, the latitude of the place would be nearly 90 डिग्री साउथ, और साउथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पर 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। जनरली इट इज़ इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, और नॉर्मली जो हम ग्लोब पर या कहीं पर अगर इसे नॉर्थ पोल की जगह हम खाली एन लिख देते हैं, साउथ पोल की जगह खाली क्या लिख देते हैं? एस, तो इससे इंसान समझ जाता है कि नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। नेक्स्ट क्या है? एज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्किल। मतलब जो डिस्टेंस है इक्वेटर से टू आइदर ऑफ द पोल, ठीक है, एक भी कोई भी पोल की जो डिस्टेंस है, इक्वेटर से पोल की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो क्या है? 1/4 ऑफ अ सर्किल राउंड द अर्थ।
अर्थ के चारों तरफ जो सर्किल है उसका पूरा आधा हिस्सा ही तो होगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक ये मान लो ये है हमारा इक्वेटर, यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है, तो मैं आधा जब सर्किल बनाऊंगा ऐसे करके तो आधा ऐसे बनेगा, तो ये डिस्टेंस जो है पूरे सर्किल की, जब मैं पूरा ऐसे बनाऊंगा, इस तरह से बनाऊंगा पूरा ऐसे, उसकी तो आधी होगी ना, 1/4 होगी, मतलब 1/4 होगी ऑफ 360 डिग्री। इट विल मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, और 1/4 डिग्री मानते हैं, 1/4 हिस्सा मानते हैं किसका, 360 डिग्री का, ऐसे इसे मेजर किया जाता है। दैट इज़ कितना, 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री मानते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। इसीलिए 90 डिग्री नॉर्थ पोल माना जाता है लैटिट्यूड, और 90 डिग्री साउथ पोल लैटिट्यूड माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, पूरा अगर हम एक सर्किल बनाएं और यहाँ से यहाँ तक आए खाली तो 1/4 हुआ, यानी 360 डिग्री यहाँ से चल के आएंगे ऐसे करके तो 360 डिग्री घूमेंगे, और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 90 डिग्री ही कर्व होके आएंगे हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, वो कौन कौन से हैं। एज वी ऑल नो दैट द इक्वेटर 0 डिग्री इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, जैसे कि हम सभी को पता है इक्वेटर 0 डिग्री क्या है, लॉन्गेस्ट पैरेलल है, सबसे बड़ी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि सेंटर से पास हो रही है, इस तरह से सेंटर के चारों तरफ है, तो बीच वाला जो बॉल के बीच में अगर मैं ऐसे करके सर्किल बनाऊंगा और साइड में ऐसे बनाऊंगा, फिर और साइड में बनाऊंगा, तो बीच वाला सबसे बड़ा होगा, तो लॉन्गेस्ट यही होगी। तो वही कह रहे हैं एज वी ऑल नो दैट द इक्वेटर 0 डिग्री इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। बिसाइड द इक्वेटर देयर आर टोटल 181 पैरेलल्स, और इक्वेटर के साथ अगर हम देखें तो 181 पैरेलल्स हैं पूरी अर्थ पर बनी हुई। ये ऐसे ऐसे करके ये ऐसे पीछे तक होगी पूरी लाइन, ठीक है, स्फीयर है ना, ये बॉल है पूरा, तो ऐसे करके टोटल कितनी है, 181। द इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्किल। इक्वेटर क्या है, एक ग्रेट सर्किल है, बहुत बड़ा सर्किल है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर एक बहुत बड़ा सर्किल है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री 23.5 डिग्री या 1/2 डिग्री, ठीक, 23 इंटू 1/2 कह लो या 23.5 कह लो, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड, जो अर्थ का एक्सिस है, हमने देखा ग्लोब ऐसे सीधे होने की जगह अपने एक्सिस पे थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। यहाँ पर पीछे डायग्राम देखिए, एक्सिस पे ऐसे करके है हमारा ग्लोब ऐसे है, इस तरह से टेढ़ा, क्यों, ऐसे होने की जगह ऐसे है, और ये कितने डिग्री पर है, 23 इंटू 1/2 डिग्री, ठीक है, ये 23.5 डिग्री, क्योंकि जब 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तब आएगा ये, तो 23.5 हो जाएगा, ठीक है। तो वही करें, इतने डिग्री पर क्या है हमारा अर्थ जो है, इतने एक्सिस पर, इतने डिग्री पर इंक्लाइंड है। इट गिव अस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स विच आर एज फॉलोज, और ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स देता है। कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स जो हैं, जो अर्थ के ग्लोब पर हमने इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं हमारी। पहली क्या है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एन इम्पॉर्टेंट पैरेलल। ये एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक इंपॉर्टेंट पैरेलल है, बहुत ज़्यादा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, ये इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस साइड है, नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी नॉर्थ वाले पार्ट में, इक्वेटर के नॉर्थ वाले हिस्से में, और साउथ वाले में आएगा तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, ठीक है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर। इट इज लोकेटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस, और यहाँ से कितने एंगुलर डिस्टेंस पे है ये, 23 इंटू 1/2 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेटर से। और फिर ऑन 21 जून द सन इज डायरेक्टली ओवर इट, और 21 जून को सूरज जो है बिल्कुल ही डायरेक्ट इसी के ऊपर होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, और ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज एन इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पर, इक्वेटर से साउथ की तरफ, यहाँ पर है ना साउथ पोल ये है, सदर्न हेमिस्फीयर इस साइड है, तो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ अगर आएंगे हम, किधर से कितना आएंगे, 1/2 डिग्री आएंगे, अगर 23.5 डिग्री इधर साउथ की तरफ चल के आएंगे, यानी यहाँ तक, इक्वेटर से यहाँ तक चल के आए इतने एंगल पे, तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। अगर हम ज़मीन पे चलते हैं तो हम सोचते हैं हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, हम सीधी सीधी सड़क चल रहे हैं, मगर असल में हम कर्व सरफेस पे चल रहे होते हैं, और उससे कर्व सरफेस को एंगल में नापा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं 23 इंटू 1/2 डिग्री साउथ में आएंगे फ्रॉम द इक्वेटर से। ऑन 22 यानी ऑन 22 दिसंबर द सन इज डायरेक्टली ओवर इट्स लैटिट्यूड,
और 22 दिसंबर को सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लैटिट्यूड पे डायरेक्टली इस पे आ रहा होता है, ठीक है। सन जो है डायरेक्टली इसी के ऊपर होता है 22 दिसंबर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कब होता है 21 जून को। नेक्स्ट क्या है हमारा तीसरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। ये कौन है, क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जिसमें हमने पहला पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब पढ़ेंगे हम आर्टिक सर्किल। आर्टिक सर्किल क्या है, द आर्टिक सर्किल लाइज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। अगर नॉर्थ में हम पहले हम कितना रहे थे 23 1/2, अब जाएंगे हम 66 1/2 नॉर्थ की तरफ, तो क्या होगा इक्वेटर से, तो क्या होगा उसे हम कहेंगे आर्टिक सर्किल, ठीक है। ऑन 21 जून देयर इज 24 आवर्स डे लाइट ऑन द दिस पैरेलल, और 21 जून को यहाँ पर 24 घंटे लाइट रहती है, 24 घंटे ये कह लिए सूरज रहता है, ठीक है, यानी दिन रहता है 24 घंटे। कब 21 जून को। एंटार्क्टिक सर्किल क्या है, एंटार्क्टिक सर्किल क्या है, द एंटार्क्टिक सर्किल लाइज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66 1/2 डिग्री सेल्सियस, या अगर हम ऐसे कहेंगे तो 66 डिग्री 1/2, या इसे मिनट कह सकते हैं, 30 मिनट हाफ है ना, तो यह 0.5 मिनट इस तरह से, तो आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही कर लिए 66 1/2 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो एंटार्क्टिक सर्किल हो जाएगा, इतनी दूर जाएंगे इक्वेटर से, और आर्टिक सर्किल पे जाना है अगर हमें तो इक्वेटर से इतनी डिग्री दूर जाना है हमें नॉर्थ की तरफ। साउथ की तरफ जाएंगे क्या मिलेगा, एंटार्क्टिक सर्किल, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आर्टिक सर्किल। ऑन 22 यानी 22 दिसंबर देयर इज 24 आवर्स डे लाइट ऑन दिस पैरेलल, और एंटार्क्टिक सर्किल पे 22 दिसंबर के दिन पूरे दिन जो है लाइट रहती है, पूरे मतलब 24 घंटे क्या रहता है, दिन रहता है, मतलब रात नहीं होती, अंधेरा नहीं होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, ऑल द पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्किल्स एंड लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस। जितने भी पैरेलल्स हैं सारे वो क्या है, एक पूरा कंप्लीट सर्किल है हमारा। मैंने बताया कि बॉल है, बॉल के चारों तरफ ऐसे करके बना दी एक लाइन, एक नहीं मतलब 181 लाइन ऐसे ग्लोब पे बनी हुई है, ठीक है। तो इसे क्या है, ये पूरी एक कंप्लीट सर्किल है, तो एक कंप्लीट सर्किल ही तो हुआ। तो वही कह रहे हैं ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्किल एंड लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस, सारी की सारी बराबर दूरी पर हैं। जैसे मैंने एक यहाँ बनाया, फिर मैंने एक बनाया 1 सेंटीमीटर दूर, फिर दूसरी बनाई 1 सेंटीमीटर दूर, फिर और 1 सेंटीमीटर दूर, ऐसे करते करते फिर मैं पोल तक पहुँच जाऊँगा। इधर भी ऐसे इधर साइड से, फिर इधर साइड से 1 सेंटीमीटर दूर, 1 सेंटीमीटर दूर, ऐसे करते करते यहाँ पर पोल पर पहुँच जाऊँगा, यानी बॉल के बिल्कुल कोने पर पहुँच जाऊँगा, जहाँ पर बॉल का ऊपर वाला हिस्सा है, लास्ट वाला, ठीक है। तो बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे हैं। द टर्म लो लैटिट्यूड रिफर टू द प्लेस नियर द इक्वेटर, और लो लैटिट्यूड कौन सी जगह को कहते हैं, जो कि इक्वेटर के करीब वाली जगह है, ठीक है। इक्वेटर के जो करीब वाली जगह है उसे हम कहेंगे लो लैटिट्यूड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लो लैटिट्यूड में आ गया, और आर्टिक सर्किल कहाँ आ गया, वो हायर लैटिट्यूड में आ गया। एंड द टर्म हाई लैटिट्यूड रिफर टू द प्लेस नियर द पोल्स, जो पोल्स के करीब है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के करीब, उन्हें हम कहते हैं हायर लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर के करीब है जगह उसे हम क्या कहते हैं, लोअर लैटिट्यूड, ठीक है। क्या कहते हैं हम, लो लैटिट्यूड। द लेटर S और N indicate that the place is south or north of equator and follows the latitude of the place। क्या कह रहे हैं, जो वर्ड यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है हमारे साउथ S और N, ये क्या बताता है, साउथ और नॉर्थ को बताता है हमारे इक्वेटर को, ठीक है। हीट जोन, हीट जोन क्या होते हैं, अब हीट जोन क्या है, हीट जोन किसे कहते हैं, ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। जो हमारा अर्थ का पार्ट है वो हर जगह बराबर तरीके से गर्मी नहीं मिलती उसे सन से, सूरज से बराबर तरीके की रोशनी नहीं पहुँचती। वी कैन डिवाइड द स्फेयर ऑफ द अर्थ इंटू 3 हीट जोन, और जो हमारा स्फेयर है, जो हमारी बॉल है, जो हमारे ये कह रही है हमारी जो अर्थ है पूरी बॉल के शेप की, हमारा जो ग्लोब है अर्थ है, उसे हम जो है उस स्फेयर को 3 हीट जोन में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन। फ्रिजिड जोन कौन कौन से जोन है, 3 जोन में डिवाइड किया है। किस बेस पर डिवाइड किया है, क्यों डिवाइड करा है, कुछ जगह गर्मी ज़्यादा है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह नहीं है, तो इस तरह से हमने 3 हिस्सों में बांट दिया किसे, अर्थ को, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन को, 3 हिस्सों में, ठीक है। पहला क्या है हमारा, टॉरेट जोन। द टॉरेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला हिस्सा जो आएगा अर्थ पे, मतलब ये पूरा एक 3D स्ट्रक्चर है, बॉल के शेप का स्ट्रक्चर है इस तरह से पूरा, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इस तरह से बना हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इस तरह से बना हुआ है पूरा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूरा, ठीक है। तो यही बता रहे हैं जो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली जो लाइन थी हमारी पहला ऑफ लैटिट्यूड वाली लाइन थी, इसके बीच का जो भी आएगा अर्थ पर हिस्सा वो क्या आ जाएगा, टॉरेट जोन में आ जाएगा। द रीजन एक्सपीरियंसेस द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। अब आप देखिए, जब मैं एक बॉल लूँ और उस पर टॉर्च मारूँ तो बीच वाले हिस्से पर सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी, जो इधर उधर वाले हिस्से हैं, जो पोल वाले हिस्से चले गए, इधर दोनों पोल वाले हिस्से हैं, ठीक है, इधर पोल है इधर पोल है। ये मान ली मैंने एक बॉल ले ली छोटी सी, उस पर मैंने टॉर्च से लाइट मारी, तो टॉर्च से लाइट सामने वाले हिस्से पे तो ज़्यादा पड़ेगी, या जब वो हिस्सा ऐसे करके घूम के आ जाएगा तो इधर पड़ेगी मतलब इक्वेटर वाले हिस्से पे ही। पोल वाले हिस्से जो कोने हैं वहाँ पर लाइट कम पड़ेगी, तो गर्मी कहाँ पर ज़्यादा होगी, इक्वेटर पे ही होगी। तो वही कह रहे हैं, दिस रीजन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट सो इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, और यहाँ पर क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्टिकल रेस पड़ती हैं डायरेक्टली इसी पर, सन की रोशनी इसी पर पड़ती है सूरज की, जिसकी वजह से ये पूरे अर्थ के हिसाब से जो है टॉरेट जोन जो है हमारा क्या है, हॉटेस्ट जोन है अर्थ पर। द इक्वेटर रन्स थ्रू द मिडल ऑफ दिस जोन। और जो हमारा इक्वेटर है इसके बीच से जो है इक्वेटर जो है हमारा इसके बीच से मूव कर रहा है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ऑफ एयर इन दिस जोन। और एक साल में इस जोन के अंदर क्या होता है, जो मिड डे सन होता है हमारा एग्जैक्टली पूरा ओवरहेड होता है, बिल्कुल सन के सूरज जो है हमारा मिड डे जो सन होता है, मतलब दोपहर का जो समय होता है उस टाइम का सूरज जो होता है बिल्कुल ही चांद पर होता है, ये कह लिए बिल्कुल सर पर होता है। द जोन इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल जोन। और इस जोन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। टॉरेट जोन को और क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। टॉरेट जोन को क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेट जोन। प्लेसेस जस्ट आउटसाइड द टॉरेट जोन ओनली एक्सपीरियंसेस द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड दस रिसीव लेस हीट। अब इसके जस्ट बाहर वाली जगह, ठीक है, जैसे मैंने बताया बॉल है, बॉल पे रोशनी पड़ रही है, बॉल की रोशनी आई यहाँ पड़ी थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी इधर उधर फैल के भी पड़ी, तो इधर जहाँ पर वर्टिकल रेज नहीं पड़ रही है, मतलब स्लैंटिंग कहते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर सूरज है यहाँ पर कोई है तो इस तरह से रोशनी पड़े, अगर ऐसे पड़ रही है तो वर्टिकल, ऐसे पड़ रही है तो स्लैंटिंग, ठीक है, कुछ एंगल पे पड़े, कुछ एंगल पे अगर रोशनी पड़ रही है तो स्लैंटिंग कहेंगे, ठीक है। इस तरह से मान ली हमारी अर्थ है, तो ये हो गई स्लैंटिंग। यहाँ पर हो गया पोल, क्योंकि यहाँ पर तो रोशनी जा ही नहीं पा रही है, अभी बताएंगे आगे से भी, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, द प्लेस इज जस्ट आउटसाइड द टॉरेट जोन। टॉरेट जोन के बाहर वाले, जस्ट कौन सी प्लेसेस, टॉरेट जोन के बाहर वाले हिस्से क्या कह रहे थे हमारे, ये क्या है, एक्सपीरियंसेस द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड दस रिसीव लेस हीट। यहाँ पर स्लैंटिंग रेज आती हैं अर्थ पर किसकी रेज, सन की स्लैंटिंग रेज आती हैं, वर्टिकल रेज नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट यानी गर्मी कम रहती है। दिस जोन लाइज बिटवीन 23 1/2 डिग्री नॉर्थ and 66 1/2 degree north and 23 1/2 degree south and 66 1/2 degree south, ठीक है। ये डिग्री यहाँ लगा दिया इन्होंने, यहाँ की जगह ये यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब 23 से लेकर 23 1/2 से लेकर 66 1/2 तक नॉर्थ में, और 23 1/2 से लेकर 66 1/2 तक साउथ में, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेट जोन में आ जाएगा, ठीक है। दिस जोन इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा अर्थ का ना ही ज़्यादा गर्म होगा ना ही ज़्यादा ठंडा होगा। डेट इज इट हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, ठीक है, मीडियम टेम्परेचर होगा। द बेल्ट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेचर जोन। और जो बेल्ट है इसकी बीच की, ये जो पूरी एक बेल्ट बन रही है, किसके बीच की, यहाँ पर लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सॉरी कहाँ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल हमारा कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द आर्कटिक सर्किल, इसके बीच की ये क्या कहेंगे हम, टेम्परेट जोन। नॉर्थ वाला है तो नॉर्थ टेम्परेचर जोन, और नीचे साउथ वाला है तो साउथ टेम्परेचर जोन, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेचर जोन। द बेल्ट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेचर जोन। द बेल्ट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्किल इज कॉल्ड द साउथ टेम्परेचर जोन। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच की बात करें तो ये वाली जो पूरी बेल्ट है, इस तरह से ये जो पूरी जगह है, इसे हम क्या कहते हैं, साउथ टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच की कहें तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, क्योंकि नॉर्थ वाला हिस्सा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल की बीच बात करें तो ये साउथ टेम्परेट जोन, क्योंकि ये साउथ वाला हिस्सा। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। फ्रिजिड जोन्स क्या है, द रीजन
बिटवीन 66 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल। 66 1/2 डिग्री, 66 1/2 कहाँ से हुआ? इक्वेटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई, एंगुलर डिस्टेंस हुई यहाँ तक। 66 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेकर, मतलब यहाँ से तो 66 1/2 ही हुआ ना डिस्टेंस, तो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ पोल तक क्या हुआ हमारा? नॉर्थ फ्रिज जोन हुआ। ऐसे हमारा यहाँ पर इधर क्या हुआ? 66 1/2 डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल तक क्या हुआ? साउथ फ्रिज जोन। तो वही कह रहे हैं नॉर्थ पोल एंड 66 1/2 साउथ एंड साउथ पोल रिसीव्स मिनिमम सनरेज। यहाँ पर सबसे कम सूरज की रोशनी आएगी। अगर यहाँ पर कोई सूरज है तो यहाँ से रोशनी यहाँ पर आएगी डायरेक्ट, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी, यहाँ पर थोड़ी कम, यहाँ पर कम रही, यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं आ पाती है। ये हिस्सा जो है बिल्कुल छिप जाता है, तो क्या होता है यहाँ पर रोशनी कम आ पाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है बहुत कम हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, और यहाँ का इलाका कैसा रहता है? ठंडा रहता है। बियॉन्ड द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्किल इट इज़ वेरी कोल्ड। आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्किल के जैसे ही उधर जाएंगे हम, आर्टिक सर्किल के उधर गए या एंटार्क्टिक सर्किल के बियॉन्ड गए, तो क्या हुआ? बहुत ही ठंडा रहेगा ये इलाका। दिस इज ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, सन की स्लैंटिंग रेज की वजह से। देयरफॉर दीज रीजन आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। इसी वजह से इन रीजन को हम क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। द नॉर्थ फ्रिजिड जोन्स लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है वो आर्टिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में आएगा। एंड द साउथ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर साउथ पोल से लेकर एंटार्क्टिक सर्किल वाला हिस्सा है वो क्या होगा हमारा? क्या कहलाएगा? साउथ फ्रिजिड जोन। एंटार्क्टिक सर्किल से लेकर साउथ पोल तक, किसमें? सदर्न हेमिस्फीयर वाले में। सदर्न हेमिस्फीयर यही वाला हुआ, हेमी स्फीयर का मतलब होता है आधा हिस्सा, तो साउथ वाला आधा हिस्से को कहते हैं सेमी हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर। हेमी स्फीयर, हेमी मतलब आधा, ठीक है। द मिड डे सन नेवर राइजेज मच ओवर द होरिजन। यहाँ पर मिड डे सन ज़्यादा राइज नहीं होता है ओवर द होरिजन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं रहती। कभी यहाँ पर ये कह लीजिए कि इस तरह से कि जो मिड डे दोपहर वाली बात होती है वो उस तरह से सन राइज ही नहीं होता है, सूरज यहाँ पर सर पर इस तरह से आता ही नहीं है कि बिल्कुल धूप हो, ठीक है। ये इलाका बहुत ठंडा रहता है। नेक्स्ट है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स क्या है अब, या ये कह रही है मेरिडियंस किसे कहते हैं? जैसे अभी हमने लैटिट्यूड पढ़ा, अब क्या है हमारा? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइन द टू पोल्स एट रेगुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो इमेजिनरी लाइन जो कि दो पोल को जोड़ती हैं, ठीक है, रेगुलर डिस्टेंस पर, उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये मैंने काटा इसलिए नहीं है कि ये गलत है, ठीक है, ये सही है। ये आंसर में मुझे कटवाना था इसलिए मैंने कटवाया है, ठीक है। तो ये द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसके दोनों नाम हैं। फिर क्या है हमारा? अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ये वाली सबसे बड़ी, उससे बड़ी, उससे छोटी पोल्स पे जाते थे एक पॉइंट साइज की हो जाएगी। मगर जो हमारी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है या लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है, कुछ भी कह लिए इन दोनों को, क्या है? ये सारी की सारी बराबर होंगी। ये कैसे बनती हैं? देखो ये ऐसे बनती हैं। ये पोल से लेकर एक ऐसे लाइन खींची मैंने, ऐसे बना दी, एक ऐसे खींची ऐसे बना दी, एक ऐसे खींची ऐसे बना दी, एक ऐसे खींची ऐसे बना दी। यहाँ पर ये सारी आपस में एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस में होंगी, इस तरह से, इस तरह से। तो ये मैं पोल से पोल को जोड़ रहा हूँ बराबर डिस्टेंस। अगर मैं बॉल को ऐसे लूँ, एक कोना ऐसे लूँ, एक कोना ऐसे लूँ, ऐसे करके यूँ करके ऐसे बॉल पे मैं कलर से बना दूँ लाइन, ठीक है, इस तरफ से, फिर इस तरफ से, ऐसे खूब सारी लाइनें कर दूँ छोटी छोटी छोटी, ऐसे मिलाता चला जाऊँ। तो ये क्या होगा? एक बॉल से एक पोल को जोड़ रही हैं और सारी की सारी बराबर ही लाइन होंगी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये क्या है? ये सारी की सारी इक्वल लेंथ की होती हैं। इक्वेटर इज रेफरेंस, इक्वेटर इज अ रेफरेंस वन फॉर लोकेटिंग प्लेस इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट। और इसकी जो नॉर्थ और साउथ देखनी होती है वो कैसे देखते हैं? इक्वेटर के हिसाब से, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। ये बहुत मुश्किल है कि हम नंबर दे पाए मेरिडियंस को, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया? नेक्स्ट पेज पे है, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन। जो कि काउंट है, जो गिनती है, वो कहाँ से शुरू होगी? मेरिडियन से। कौन से मेरिडियन से? विच पास थ्रू ग्रीनविच। जो वो मेरिडियन जो कि हमारे ग्रीनविच से पास हो रहा है। ग्रीनविच जगह है, ठीक है। ग्रीनविच कहाँ पर है? ये
वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ये ग्रीनविच जो जगह है, जो ग्लोब पर कहीं जगह बनाई होगी, वहाँ से हमने एक ऐसे मेरिडियन बनाई, उसे हमने कह दिया ये प्राइम मेरिडियन है। इसके इधर 180, फिर इसके इधर 180, इस तरह से बताएंगे अभी। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ब्रिटिश, अब ये किस लिए किया, क्योंकि हमने ऐसे खूब सारी लाइन बना दी, तो मैं पहली किसे मानूंगा, या मैं डिस्टेंस नापूंगा, या पहली किसे मानूंगा, तो मैंने प्राइम मेरिडियन एक मेरिडियन का नाम दिया जो कि ग्रीनविच जो है वहाँ से उसके ऊपर से पास हो रही है। ग्रीनविच मैप में जैसे मैं इंडिया पे कोई बना दूँ तो इंडिया पे से पास हो रही है, तो ग्रीनविच से जो पास हो रही है उसे हमने कह दिया प्राइम मेरिडियन। फिर उसके हिसाब से हमने क्या कहा, उसके हिसाब से डिस्टेंस नाप ली। जैसे हमने वहाँ पर इक्वेटर माना था ऊपर ऐसे डिस्टेंस नापने के लिए, तो यहाँ पर क्या है हमारा प्राइम मेरिडियन। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन, ये लंदन के करीब ग्रीनविच में है। और कहाँ से पास हो रहा है ये प्राइम मेरिडियन, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन, इसे भी हम प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसकी वैल्यू कितनी है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसे माना गया है। फिर उसके इधर उधर हमने फिर दिया है, जैसे एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, और इससे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इधर की तरफ ईस्टवर्ड जाएंगे तो 180 डिग्री नापेंगे, और इधर भी जाएंगे हम तो 180 डिग्री हमने काउंट करा है, मतलब नापा है। इसी तरह से हमने इसे काउंटिंग दी है। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स, जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 इक्वल बराबर हिस्सों में बांट देती है, एक इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फेयर। उसमें क्या था नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, इसमें साउदर्न हेमिस्फेयर, इसमें ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसमें वेस्टर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि अब जब हम अर्थ को ऐसे करके अगर काटेंगे, एक प्राइम मेरिडियन बॉल ली मैंने, सेब को ऐसे काटा तो एक ईस्ट वाला हिस्सा गया, एक वेस्ट वाला हिस्सा गया, ऐसे काटूंगा तो एक नॉर्थ वाला हिस्सा, एक साउथ वाला हिस्सा। तो पहले हमने क्या किया था, नॉर्थ साउथ में किया था, कब, जब हमने क्या बनाया था, पैरेलल्स बनाई थी। अब क्या बनाने हैं, हम लॉन्गिट्यूड बना रहे हैं। तो प्राइम मेरिडियन क्या करती है, इन दोनों को 2 हिस्सों में बांटती है, ईस्ट में और एक वेस्ट में, ठीक है, एक वेस्टर्न हेमिस्फेयर और एक ईस्टर्न हेमिस्फेयर। देयर फॉर द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट फॉलोज द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। और जो लेटर ई है और डब्ल्यू है वो किस लिए लिखा जाता है, ये क्या बता रहा है कि ई से ईस्ट और डब्ल्यू से वेस्ट, ठीक है। डू यू नो दैट 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, क्या आपको पता है जो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट वो दोनों के दोनों बराबर एक ही लाइन है। हाँ, कैसे, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो पीछे वाली लाइन पे पहुंचूंगा। मान लो मैं इधर से गया और पीछे वाली लाइन पे पहुंचा, यहाँ पर ये होगी मेरी 180 डिग्री ईस्ट, क्योंकि मैं ईस्ट की तरफ से गया हूँ। इधर से जाऊँगा तो यही लाइन पे पहुँचूंगा और ये होगी मेरी 180 डिग्री वेस्ट, क्योंकि मैं वेस्ट की तरफ से गया हूँ, ठीक है। तो ये लाइन सेम ही लाइन है, यही कह रहे हैं वेस्ट मेरिडियन एंड ईस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, ये सेम ही लाइन पर है। नेक्स्ट क्या है हमारा, टू फाइंड द एक्यूरेट लॉन्गिट्यूड, एक्यूरेट लॉन्गिट्यूड फाइंड करने के लिए ऑफ अ प्लेस ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट एंड ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड। बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट प्लेस को फाइंड करने के लिए, जगह को पता करने के लिए क्या किया, हर डिग्री को डिवाइड कर दिया 60 मिनट में और हर मिनट को जो है 60 सेकंड में डिवाइड किया, ठीक है। ये जो है मिनट सेकंड जो हम टाइम देखते हैं ना, वो वाला नहीं कह रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब ये इससे एक तरह का ये समझ लिए कि हम जगह को ये एंगुलर डिस्टेंस नापने के लिए हम इस तरह से क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन इज 360 माइनस 180 टू द ईस्ट एंड 180 टू द वेस्ट, मतलब 180 मेरिडियन इस साइड है, ईस्ट के साइड, और इधर साइड जाएंगे तो 180 मेरिडियन इस साइड है, ठीक है, वेस्ट के साइड। ऑल ऑफ देम कहाँ गया हमारा, ग्रीनविच। द लेंथ ऑफ ऑल, क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ ऑल द मेरिडियन इज द सेम, और सारी की सारी मेरिडियन की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, ये सारी की सारी बराबर, सारी की सारी बराबर, ठीक है, कहीं भी बना लो इसे, सारी की सारी बराबर आएंगी। ऑल ऑफ देम आर सेमी सर्किल, और हमें पता है सर्किल क्या होता है, ये पूरा एक सर्किल होता है। सेमी सर्किल क्या होता है, आधा सर्किल। तो अब मैं यहाँ से ऐसे ही तो बना रहा हूँ ग्लोब पर, ऐसे ही तो बना रहा हूँ, ऐसे ही तो बना रहा हूँ, इसी तरह से, तो मेरा क्या हुआ, ये सेमी सर्किल, यानी आधा सर्किल ही तो बन रहा है पोल से पोल तक, तो इसे कहते हैं हम सेमी सर्किल। ये सारे क्या है, सेमी सर्किल है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज एट द इक्वेटर एंड
इज़ अबाउट 111 किलोमीटर पर डिग्री। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इक्वेटर पे, इन दो आपस में जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, जो मैं कहूँ अगर मैंने ऐसे लाइन बनाई तो ये बीच वाले हिस्से ही तो दूर होंगे, जितनी मैं पोल की तरफ जाता जाऊँगा ये करीब होते जाएंगे। और कितना होता है 111 किलोमीटर पर डिग्री, ठीक है, एक डिग्री के हिसाब से इतना दूर होता है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड और टाइम क्या है अब ये, तो लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू कैलकुलेट टाइम एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर्स विद रेफरेंस टू द सन इट टेक 24 आवर फॉर एवरी। ये कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड हमें क्या करता है, टाइम कैलकुलेट करने में मदद करता है। कैसे? एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन ईस्ट वंस इन 24 आवर। वेस्ट से ईस्ट पर जब हमारी अर्थ है जब सन के चारों तरफ घूम के जाती है तो 24 घंटे लेती है। विद रेफरेंस टू जब मतलब 24 घंटे में घूमती है, रोटेट करती है, अपनी जगह पर ही घूमती है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द सन, किसके? सन के रेफरेंस में, सन के मौजूदगी में इस तरह से घूमती है 24 घंटे में। इट टेक्स 24 आवर फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड टू पास थ्रू 360 डिग्री। और जो सारे लॉन्गिट्यूड उसके ऊपर बने होंगे ऐसे करके वो 24 घंटे लेंगे अपनी वहीं से आने में, उस जैसे यहाँ से मेरा एक लॉन्गिट्यूड है वो इस तरह से पास होगा तो 24 घंटे ले लेगा, क्योंकि वो एक चक्कर लगा रही है, तो यानी उसके लॉन्गिट्यूड जो उस पर बने हैं वो भी एक चक्कर लगाएंगे 24 घंटे में, यानी 360 डिग्री घूमे वो। इन अदर वर्ड द सन कवर्ड 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर। दूसरे हिस्सों में अगर ये कहें तो एक घंटे में कितना लॉन्गिट्यूड कवर किया सन ने? 15 डिग्री इन 1 आवर एंड टेक 4 मिनट टू पास ओवर ईच डिग्री। और 4 मिनट लेगा हर डिग्री को पार करने में, ठीक है। जैसे 15 डिग्री ले रहा है एक घंटे में, तो एक डिग्री कितने में लेगा? 4 मिनट में। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई all countries of the world to refer the local time of 0 डिग्री longitude और the prime meridian। और ये सभी कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये सारी बातें एक्सेप्ट की हैं। क्यों? लोकल टाइम को रिफ़र करने के लिए, अपने लोकल टाइम को बनाने के लिए। कैसे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, और द प्राइम मेरिडियन, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, एज द ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम या GMT, ठीक है। GMT हैज़ बीन डिसाइडेड एज अ रेफरेंस फॉर वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम। और GMT को हमने एक रेफरेंस माना है, ये के लिए बुनियाद माना है, किसके लिए? पूरे दुनिया के टाइम के लिए, स्टैंडर्ड टाइम के लिए। जैसे हम घड़ी अपनी मैच करते हैं तो GMT के हिसाब से मैच होती है वो, ठीक है। When it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट टू ग्रीनविच विल बी 1 PM, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो उसके 15 डिग्री अगर मैं ईस्ट की तरफ चला जाऊं तो वहां पर 1 बज रहे होंगे। कैसे निकाला यहाँ पर? क्योंकि 4 मिनट के हिसाब से है ना, 4 मिनट ले रहा है 1 डिग्री पर, तो 15 डिग्री पर कितने लेगा? 60 मिनट, यानी 60 मिनट ज़्यादा हो जाएगा उधर जाते जाते, तो यानी वहाँ पर कितने बज रहे होंगे? 1 बज रहे होंगे। और अगर मैं अपनी बात करूं ग्रीनविच से 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, मतलब 1 घंटा ज़्यादा। और अगर मैं बात करूं हाउएवर 15 डिग्री वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, अगर प्राइम मेरिडियन के यानी ग्रीनविच के मैं 15 डिग्री पीछे की तरफ आऊं, वेस्ट की तरफ आऊं, पहले मैं ईस्ट की तरफ गया तो 1 घंटा ज़्यादा होगा वहाँ का टाइम, वहाँ पर 1 घंटा ज़्यादा हो रहा होगा टाइम। और अगर मेरे यहाँ पर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो वेस्ट की ईस्ट की तरफ जाऊँगा तो क्या होगा? वहाँ पर 1 बज रहे होंगे दोपहर के। वेस्ट की तरफ जाऊँगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? टाइम विल बी बिहाइंड GMT बाई 1 आवर, 1 घंटे पहले का टाइम हो रहा होगा। दैट इज इट विल बी 11 AM, वहाँ पर 11 बज रहे होंगे सुबह के। सिमिलरली इट विल बी मिडनाइट एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। और अगर ग्रीनविच पर अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो उसके पीछे वाले हिस्से पर क्या हो रहा होगा? 180 डिग्री पर अगर मैं जाऊँगा तो पीछे वाले हिस्से पर रात हो रही होगी, क्योंकि अभी हमें पता है सूरज की रोशनी इस तरह से पड़ रही है इस पर, तो पीछे वाले हिस्से पर क्या होगा? वहाँ पर अभी ये वाला हिस्सा घूम के जब आएगा तब इस पर रोशनी पड़ेगी, तब यहाँ सुबह होगी। मगर अभी ये वाला हिस्सा, इस पर रोशनी नहीं पड़ रही है, रोशनी ऐसे आ रही है, इस वाले हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ रही है, तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ? यहाँ पर अंधेरा, यानी यहाँ पर रात होगी। यानी 180 डिग्री ऐसे करके घूम के गया मैं, 180 डिग्री तो ऐसे घूम के गया पूरा। अगर मैं ऐसे करके बताऊँ, ये मेरा क्या है? अर्थ है, ऐसे ये मेरा यहाँ पर मेरी सन की रोशनी पड़ रही है, तो मैं यहाँ से ऐसे 180 डिग्री तो घूम के जाऊँगा इस तरह से पूरा। यहाँ पर 180 डिग्री तो होता ही है, तो यहाँ वाले हिस्से पे क्या होगा? लाइट नहीं पड़ेगी, अंधेरा रहेगा, ठीक है। एज द लोकल टाइम डिफर बाय 4 मिनट एट एवरी लॉन्गिट्यूड। और हमें पता है सभी को कि हर लॉन्गिट्यूड पे अगर थोड़ा थोड़ा लॉन्गिट्यूड पे जाऊँगा, एक अगले लॉन्गिट्यूड उस पर 4 मिनट का डिफरेंस आएगा, यानी आगे बढ़ूंगा 4 मिनट और कम ज़्यादा, ईस्ट की तरफ और आगे बढ़ूंगा तो 4 मिनट और ज़्यादा, वेस्ट की तरफ बढ़ूंगा 4 मिनट कम, और बढ़ूंगा और कम, 4 मिनट और कम, ऐसे करके 4 मिनट का डिफरेंट होता है। इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टाइम फॉर एनी कंट्री एज अ होल विच मे स्ट्रेच अक्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा
टाइम को मैनेज करना जो कि कई लॉन्गिट्यूड के अंदर आता है, क्योंकि वो जैसे ही इस मैंने माना कि एक कंट्री है, वो 5-6 लॉन्गिट्यूड उसके ऊपर से गुजर रही हैं, तो इस लॉन्गिट्यूड पे अलग टाइम, इस लॉन्गिट्यूड पे अलग टाइम, इस लॉन्गिट्यूड पे अलग टाइम, यानी एक ही कंट्री के अंदर 6-7 तरह के टाइम होंगे। तो इसी तरह बहुत मुश्किल हुआ ये, ठीक है। देयरफॉर ईच कंट्री सेलेक्ट अ सेंट्रल मेरिडियन एट द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन एज इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। मतलब इसीलिए लोगों ने क्या किया, सिलेक्ट किया अ सेंट्रल मेरिडियन, एक अपना सेंट्रल मेरिडियन चूज किया, एंड द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। और जो उन्होंने अपना सेंट्रल मेरिडियन चूज किया, उसका जो लोकल टाइम होगा वही उनका वही उनका क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम होगा उनके कंट्री का, ठीक है। अब क्या है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडिया का कैसे है, इंडिया का कैसे स्टैंडर्ड टाइम मेज़र किया या कैसे नापा, या कैसे बताया कि इस हिसाब से हमारा टाइम यहाँ पर ऐसा होगा, या इंडिया में इतने बजे सुबह इतने बजे सूरज निकलेगा, या इस हिसाब से, मतलब कैसे भी जो भी हमने घड़ी अपने टाइम का, अपने वॉच का टाइम जो बनाया, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से की होगी। अब तो हमें पता है 12 बजे सूरज हमारे सर पर होता है, या इतने बजे हमारी शाम हो जाती है, इतने बजे हमारे सुबह होती है। तो हमने वो टाइम कैसे शुरू किया कि बिल्कुल इस बजे, इस टाइम पर, इस वक्त पर हमें 5 बजाने हैं, या हमारे 6 बजने हैं, तो ये कैसे हुआ, ठीक है। इन इंडिया देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 30 डिग्री बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट। इंडिया के अंदर जो है 30 डिग्री का फर्क आता है, वेस्ट अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं इंडिया के अंदर और ईस्ट की तरफ जाएं, तो आपस में ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 30 डिग्री का फर्क आ जाता है। और हमें पता है 1 डिग्री पर बढ़ने ही हमारा कितना फ़र्क होता है, 1 डिग्री पर 4 मिनट का, तो ऐसे तो 30 डिग्री का है, तो बहुत सारा डिफरेंस होगा। टू अवॉइड कन्फ्यूज़न, तो कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या किया, द लोकल टाइम ऑफ 82 डिग्री 82 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज सिलेक्टेड। जो 82 1/2 डिग्री ईस्ट अगर हमने लिया, जो लॉन्गिट्यूड लिया, ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिया, वो क्या हुआ, हमारा स्टैंडर्ड टाइम हुआ फॉर द एंटायर कंट्री। पूरे कंट्री के लिए हमने यही एक टाइम मान लिया कि इसी हिसाब से हम अपना टाइम मैनेज करेंगे, और सबको इसी हिसाब से अपनी टाइम को मैनेज करना है, इसी टाइम से हमें चलना है। Thus 82 1/2 degree east is accepted as the standard meridian for India। तो यही हमारा जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का माना गया, यानी IST माना गया, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया। इट शोज 5.5 आवर्स। ये कितना दिखाता है, 5 घंटे आधा घंटे, 5.5 घंटे, 5.5 आवर मतलब 5 घंटे और आधा घंटा, यानी 5.5 घंटे शो करता है। कहाँ से, अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, मतलब ग्रीनविच का जो टाइम है वो कितना है, जो भी है उसके 5.5 घंटे ज़्यादा, उससे 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम है इंडिया का। ग्रीनविच में जो टाइम हो रहा होगा, ग्रीनविच पर जो टाइम हो रहा होगा उसके 5.5 घंटे ज़्यादा हमारे इंडिया में टाइम हो रहा होगा। जैसे ही दिया 82 × 1/2 × 4 मिनट, यानी 330 मिनट और 5.5 घंटे, ठीक है, 4 मिनट का डिफरेंस है ना। और हम कितनी दूर आ गए, 30 मिनट हमारा तो आपस में ही है। 82 डिग्री ईस्ट हम लेके गए हैं, ईस्ट की तरफ गए हैं, हम कितना गए हैं, किधर से हम गए हैं, प्राइम मेरिडियन से, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन से हम गए हैं, ठीक है, ग्रीनविच से गए हैं। ग्रीनविच का जो टाइम जोन है वो कितना है, वहाँ से हम 82 × 1/2 डिग्री चल के आए, और एक डिग्री पे 4 मिनट लगता है, तो 82 × 1/2 डिग्री पे कितना लगेगा, 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 330 मिनट, यानी 5.5 घंटे है। 5.5 घंटे हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। हम ईस्ट की तरफ आए हैं ना, हम इधर से देखेंगे तो हमारा ईस्ट की तरफ है हमारा इंडिया, तो हम यहाँ से चलना शुरू किया हमने ईस्ट की तरफ, यानी इंडिया हमारा इस साइड है, ठीक है। तो यानी हम 82 1/2 डिग्री चल के आए, 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट लग जाता है, तो 82 1/2 डिग्री चलने पर कितना टाइम लगेगा, अब उसे हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैंने कहा 1 मिनट में मैं 5 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो 2 मिनट में कितना चलूंगा, 10 किलोमीटर, यानी 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 किलोमीटर निकल गया। तो इसी तरह से जब मैं 1 डिग्री चल रहा हूँ तो 4 मिनट में चल रहा हूँ, तो 82 × 1/2 डिग्री चलूंगा तो कितने मिनट में चलूंगा, तो 4 मिनट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 डिग्री का पता है, इतने का पता करना है, तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मेरा टोटल टाइम आ गया। यानी हम इतने घंटे ज़्यादा आगे हैं उनसे, हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे चल रहा है उनसे, किनसे, ग्रीनविच के टाइम से। Thus when it is noon at Greenwich in England, मतलब जो इंग्लैंड में जो ग्रीनविच जगह है वहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, यानी नून का समय हो रहा है, नून कहते हैं 12 बजे दोपहर, सुबह 12 बजे दोपहर का जो टाइम होता है, अगर वहाँ पर 12 बज रहे हैं तो हमारा टाइम क्या हो रहा होगा इंडिया में, 5:30 बज रहे होंगे शाम के।
ठीक है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, प्लेसेस इन द ईस्ट सी द सन फर्स्ट, वाइल प्लेसेस इन द वेस्ट सी द सन लास्ट। और हमें पता है जो हमारा जो सूरज है पहले हमारा ईस्ट की तरफ उसकी रोशनी पड़ती है, फिर वो घूमना शुरू करता है वेस्ट की तरफ, ऐसे करके इस तरह से। मान लो ये हमारा ईस्ट है और ये मान लो वेस्ट है, तो ईस्ट पे अभी रोशनी पड़ रही है, फिर वो हल्के हल्के करके घूमेगा, ईस्ट वाले में रात होती चली जाएगी और वेस्ट वाले में रोशनी पड़ती रहेगी, तो वेस्ट वाले में सुबह हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं ईस्ट पर पहले क्या होता है, रात ईस्ट में हमारे सूरज पहले पड़ता है, यानी ईस्ट में पहले दिन होता है, जबकि वेस्ट में हमारे उस टाइम रात हो रही होती है। फिर ईस्ट हमारा ऐसे करके जब हमारी अर्थ घूमती रहती है तो ईस्ट पीछे चला गया, फिर वेस्ट पे हमारी रोशनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेस्ट में बाद में रोशनी पड़ती है। टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, अब पूरे दुनिया का टाइम जोन्स कैसे देखा, खाली इंडिया का या कुछ कंट्री का थोड़ी ना देख लेंगे, पूरे दुनिया का अपना अपना टाइम जोन है, सबके पास घड़ी है, अपना वक्त बनाना है उन्हें भी, तो वो कैसे देखेंगे। द कंट्रीज सच एज द यूएसए, रशिया, कनाडा एक्सेट्रा। अभी कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए जैसे रशिया, यूएसए, कनाडा, विद वेरी लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव वन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब और भी कुछ ईस्ट वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं इन्हें बहुत मुश्किलात हुई, परेशानी हुई, किस में, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाने में। It become meaningless as there is difference of several hours between the local time of the central meridian and that of the easternmost or the westernmost meridian। अगर हम सेंट्रल मेरिडियन से ईस्टर्न मोस्ट में जाएंगे या वेस्टर्न मोस्ट मेरिडियन में जाएंगे तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है टाइम का। तो वही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया जब इसकी वजह से, तो सेवरल आवर्स, ये क्या कह रहे हैं, देयर इज डिफरेंस ऑफ सेवरल आवर, काफ़ी घंटों का जो है डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत मुश्किल हुआ। क्या मुश्किल हुआ, किस चीज़ का, ये मुश्किल हुआ कि अपना स्टैंडर्ड टाइम कैसे ढूंढें, अपना स्टैंडर्ड टाइम हम क्या माने, हम कैसे माने कि हमारा 12 बजे, इतने बजे हमारे 12 बजेंगे, या इस वक्त हमारे घड़ी के 12 बजेंगे, इस वक्त हमारे 1 बजने चाहिए, या इस टाइम हमारा एक बजना चाहिए, या अमेरिका में इतना बज रहा हो तो हमारा इतना बजना चाहिए, ये सब कैसे हुआ, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 1883 में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, एन इंटरनेशनल सिस्टम, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, वॉज सेटअप टू स्टैंडर्डाइज द मेजरमेंट ऑफ द टाइम, टाइम को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम है ये, जो कि बनाया गया किस लिए, पूरे मेजरमेंट के लिए, टाइम के मेजरमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के हिसाब से द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल सेगमेंट, 24 बराबर हिस्सों में बांटा गया अर्थ को। कितने हिस्सों में, 24 बराबर हिस्सों में। कॉल द टाइम जोन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टाइम जोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे पूरे 24 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। 12 इधर 12 इधर, बीच में क्या है हमारा, ग्रीनविच, ठीक है, मेरिडियन जो है हमारा, 24 बराबर हिस्सों में, इस तरह से माना हमने कि 24 बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया। द सेंटर्स ऑफ बॉर्डरिंग टाइम्स, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 24 इक्वल सेगमेंट, और इस हिसाब से 24 बराबर हिस्सों में बांटा। कॉल द टाइम जोन, इन्हें हमें क्या कहा, टाइम जोन। द सेंटर्स ऑफ द बॉर्डरिंग टाइम जोन आर 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड अपार्ट, जो कि हमारे बॉर्डरिंग टाइम जोन्स हैं उसके सेंटर कहाँ पर हैं, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपार्ट, मतलब 15-15 डिग्री के दूरी पर। क्लॉक्स इन आ टाइम जोन आर सेट टू द लोकल टाइम एट द सेंटर ऑफ द जोन, और यहाँ पर जो लोकल टाइम, जो सेंटर का जो जोन का जो सेंटर होता था, वहाँ का जो लोकल टाइम होता था उसके हिसाब से टाइम जोन, क्लॉक का जो टाइम जोन था वो सेट कर दिया, ठीक है। टू एकोमोडेट द कन्वीनियंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज द एग्जैक्ट बाउंड्रीज ऑफ द टाइम जोन आर समवॉट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज कंसर्न्ड। मतलब ये कह रहे हैं अब डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कन्वीनियंस टाइम था उसे कैसे बनाएं, उसे कैसे पूरा करें, ठीक है। तो क्या किया, द एग्जैक्ट लोकल टाइम एट द सेंटर, द एग्जैक्ट बाउंड्रीज ऑफ द टाइम जोन आर समवॉट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज कंसर्न्ड। जो कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं कुछ, उसके हिसाब से उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए, उसके हिसाब से क्या किया, इन्होंने टाइम जोन बनाया। रशिया हैज़ as many as 11 टाइम जोन एंड द USA हैज़ 5 टाइम जोन। अब खाली रशिया के अंदर ही 11 तरीके के हमारे टाइम मिलेंगे, कहीं रशिया के अंदर कहीं पर हमारे 5 बज रहे हैं, कहीं पर 6 बज रहे हैं, मतलब 11 तरीके के टाइम मिलेंगे, ठीक है, 11 तरीके के टाइम जोन मिलेंगे। टाइम जोन का मतलब ये है एक इलाका जहाँ पर कैसा टाइम है, एक इलाके में अलग टाइम, एक इलाके में अलग टाइम, तो टाइम का एक इलाका टाइम जोन, ठीक है। एंड द USA हैज़ 5 टाइम जोन, और USA के अंदर 5 तरह के अलग अलग टाइम हैं,
यूएसए के अंदर अलग अलग जगह पर 5 तरह के अलग अलग टाइम हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है? ये 24 टाइम जोन अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो मीन डिफरेंस ऑफ 24 आवर बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जोन। हमें पता है कि 24 टाइम जोन हैं, तो पहले और लास्ट वाले में अगर हम डिफरेंस करें तो 24 घंटे का फ़र्क आता है। हम सिंपली समझ सकते हैं ग्लोब से, अगर हमारा ग्लोब ऐसे है तो हमारा पहले वाले पे क्या है, मानो यहाँ से शुरुआत हुई 24 घंटे की, तो यहाँ जब आखिरी दोबारा घूम के यहीं आएंगे हम, इस तरह से घूमते हुए फिर इस तरह से पूरा घूम के जब वापस आ जाएगा तो 24 घंटे में ही तो यहाँ पर आएगा। यानी ये पूरा घंटा कितना फ़र्क हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में, अर्थ को घूमने में कितना टाइम लगा? 24 घंटे का। तो वही कह रहे हैं 24 बराबर हिस्सों में बांटा गया था, ठीक है। जो हमारे 24 बराबर हिस्सों में बांटा गया था उसमें क्या है? 24 घंटों का फ़र्क है। एंड किसमें? फर्स्ट और लास्ट टाइम जोन में। इट ऑल्सो मीन्स अ डिफरेंस ऑफ 1 कैलेंडर डेट, और एक दिन का जो कैलेंडर डेट का फ़र्क है इसमें, इसका मतलब एक दिन का भी फ़र्क होगा। हाउ वुड पीपल ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड अराउंड द वर्ल्ड, जो इंसान ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ जो मूव करता है वो कैसे मूव करता होगा? एडजस्ट दिस डिफरेंस ऑन अ डे, ये कैसे जो है डिफरेंस जो है, ये चेंज जो है कैसे एडजस्ट किया गया होगा? हम कहीं और जाएंगे, जैसे अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है फ्राइडे हो और यहाँ पर क्या हो? सैटरडे, एक दिन आगे, ठीक है। तो वही फ़र्क कैसे हम ये कैसे ट्रेवल करेगा, कोई ट्रेवलर होगा वो कैसे ये सारे डिफरेंस चेंज कैसे मेजर करेगा या कैसे एडजस्ट करेगा? इट इज़ बीइंग एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताया गया है। नेक्स्ट पेज। सपोज यू गो ऑन 1 डे ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड एंड अ फ्रेंड रिमेन एट होम। जैसे कि मानो कि आप लोग कहाँ गए, एक दिन की ट्रिप पर गए, ठीक है, पूरी दुनिया में घूमने के लिए वर्ल्ड की एक दिन की ट्रिप पे गए और आपके दोस्त घर पर रह गए। नवंबर 28 9 AM यू ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट। 20 नवंबर 9 बजे आप कहाँ गए? हम वेस्ट की तरफ गए। पासिंग थ्रू ऑल 24 टाइम जोन इन 24 आवर। 24 घंटे में हमने सारे 24 टाइम जोन को पास कर लिया। एंड रिटर्न होम, और वापस आ गए। यू हैव सेट योर वॉच बैक 1 आवर आफ्टर क्रॉसिंग ईच टाइम जोन। और आपने क्या किया होगा, जब अगले टाइम जोन में गए होंगे तो आपने कहा होगा अरे यहाँ तो 1 घंटा आगे समय चल रहा है, तो वहाँ पर 1 घंटा आगे कर दिया। इस तरह से हमने 24 टाइम जोन पास किए, 24 घंटे आगे हो गए इस तरह से हम, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं द टाइम इन योर वॉच विल बी 9 AM फ्राइडे ऑन नवंबर 20 वाइल बाय योर फ्रेंड वॉच इट इज़ 9 AM सैटरडे नवंबर 21। सॉरी, हम यहाँ पर किस जगह गए हैं? वेस्ट की तरफ गए ना। कहाँ गए हैं हम? वेस्ट की तरफ। तो यानी हम 1 घंटा पीछे गए होंगे, हम आगे गए होंगे, हमने कहा यहाँ तो 1 घंटा पीछे समय हो रहा है तो हमने पीछे कर दिया, फिर और आगे गए 1 घंटा पीछे, ऐसे करके 24 घंटे पीछे हो गए हम वहाँ पर। यानी वहाँ का समय वेस्ट की तरफ 24 घंटे पीछे चल रहा है हमसे, ठीक है, हमसे 24 घंटे पीछे चल रहा है। तो हम जब घर वापस आएंगे तो हम देखेंगे हमारी घड़ी में टाइम क्या हो रहा होगा। हमारी घड़ी में फ्राइडे को नवंबर 20 हो रहा होगा और हमारे दोस्त की घड़ी में क्या हो रहा होगा? 9 बज रहे होंगे। हमारे घड़ी में क्या हो रहा होगा? 9 बज रहे होंगे फ्राइडे को नवंबर 20 को, और हमारे फ्रेंड की घड़ी में क्या हो रहा होगा? 9 बज रहे होंगे सैटरडे उसमें हो रहा होगा नवंबर 21। यानी 1 दिन का फ़र्क हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। दिस कॉजेज कन्फ्यूजन ऑफ डेट्स इन गोइंग अराउंड द वर्ल्ड आइदर बाय शिप और बाय जेट प्लेन्स। आप चाहे शिप से चले जाइए या जेट प्लेन से चले जाइए, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हम वहाँ पर 24 घंटे का फ़र्क है तो हम 24 घंटे से पहले चले जाएँ तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। आपकी घड़ी में टाइम और उनकी घड़ी में टाइम तो डिफरेंस रहेगा ना। उनकी घड़ी थोड़ी नहीं कि आप उनकी घड़ी के टाइम से पहले पहुँच जाएंगे या आपकी घड़ी तेज़ घूम जाएगी। ये टाइम डिफरेंस हमेशा रहेगा, चाहे आप जहाज़ से जाइए या जेट प्लेन से चले जाइए, ठीक है। आप किसी से भी जाइए, चाहे शिप से चले जाइए, कैसे भी जाइए, ये टाइम रेफरेंस हमेशा रहेगा। टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन ऑल नेशंस हैव एग्रीड टू चेंज द डेट एट 180 डिग्री मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये सारे कन्फ्यूज़न हटाने के लिए सारे जो नेशन है उन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस करने के लिए राजी हुए। कैसे चेंजेस? एट 100 डिग्री मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री जो मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड का, उस पर कुछ चेंजेस किए। कैसे? द डेट, किसका चेंज? द डेट को चेंज किया किस पर? 180 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, और इसी मेरिडियन को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। सम एडजस्टमेंट हैव बीन मेड टू अकोमोडेट अ फ्यू कंट्रीज एंड आइलैंड्स ग्रुप लाइन क्रॉस टू और अक्रॉस द लाइन्स। मतलब ये कह रहे हैं कुछ एडजस्टमेंट बनाए गए हैं उनके लिए, किसके लिए? जो कि कुछ कंट्रीज़ हैं या कुछ आइलैंड्स हैं जो कि लाइन अक्रॉस द लाइन्स हैं, जो कि उन लाइंस के अक्रॉस हैं, आर पार हैं, इधर कुछ एक इस लाइन के क्रॉस है, एक इस लाइन के क्रॉस है, ठीक है। मतलब उनका टाइम मेरिडियन इधर से उधर जा रहा है पूरा टाइम जोन, तो उसे मैनेज करने के लिए भी कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं।
नोट द डेविएशंस अलॉन्ग 180 डिग्री मेरिडियन अलाउड इन केस ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। और यही जो 180 डिग्री मेरिडियन जो है खाली कहाँ पर अलाउ होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन पर। जहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी आएगी उसी जगह पर ये 180 डिग्री मेरिडियन अलाउ होता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ द प्लेस वेयर वन कैलेंडर डे एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिन। और इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, जहाँ पर एक कैलेंडर का दिन ख़त्म होता है तो दूसरे का शुरू होता है। ठीक है, व्हेन अ ट्रेवलर क्रॉसेज द इंटरनेशनल डेट लाइन द टाइम रिमेन द सेम बट द डेट चेंजेस। अगर हम जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को मतलब उस जगह को क्रॉस कर देंगे, उस जगह के पार चले जाएंगे, तो टाइम तो हो सकता है वहाँ पर भी 3 बज रहे हो, हमारे भी 3 बज रहे होंगे, मगर वहाँ पर अगर फ्राइडे हो रहा होगा तो हमारा हो सकता है सैटरडे हो। पूरा पूरा दिन का फ़र्क आता है। ठीक है, When one goes west across the line, the date changes to the next day। अगर कोई वेस्ट की तरफ जाएगा तो डेट हमारी अगले दिन के लिए चेंज हो जाएगी। When one goes east across the line, the date changes to the previous day। अगर कोई ईस्ट के अक्रॉस जाएगा तो क्या हो जाएगी, उससे पहले वाले दिन की तरफ हम एक पहले वाले दिन की तरफ होगा वहाँ पर दिन, मतलब वहाँ पर एक दिन पीछे हो रहा होगा। दिस चेंज इज अफेक्टेड बाई ईच एंड एवरी ट्रेवलर हु क्रॉसेज दिस लाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस इट एक्चुअली ट्रेवल। मतलब ये जो परेशानियाँ हैं ये सारे जितने भी ट्रेवलर हैं, जितने भी इधर से उधर ट्रेवल करने वाले लोग हैं, उन सभी को ये परेशानी होती है, चाहे वो कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करें, मगर अगर इस लाइन के पार गए या इस लाइन को क्रॉस किया तो क्या हुआ, ये सारी लाइनें ये सारी क्या हुई, ये सारी प्रॉब्लम इन्हें आएंगी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अभी हमने पीछे पढ़ा है, दोबारा इसे बताया जा रहा है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 1/2 डिग्री ईस्ट यानी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन एट द लोकल टाइम एट द मेरिडियन। जो हमारा जो मेरिडियन का लोकल टाइम है उसके हिसाब से अगर हम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा जो है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से नापा जाता है। टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल द कंट्री, मतलब हमारी पूरी कंट्री के लिए यही स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST, यही हमारा IST है। ठीक है, यही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। यहाँ पर हमारा ये रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं हम अपनी। एक्सरसाइज में हमारी टिक द करेक्ट है, ये बुक में रहने देंगे, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन हमारी बुक में ही रहने देंगे। आंसर द फिल इन द ब्लैंक्स जो है हमारी ये भी बुक में, और ये है खाली डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ये हमें कॉपी में करना है। यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि हम यहाँ पर उतार पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं है इतनी, इस वजह से मैंने ये बुक में पहले कर रहा था, मगर आ नहीं पा रहा है तो अब ये कॉपी में ही करेंगे। डी वाला ये क्या है, ये मैं आपको टिक लगा दूंगा, और ये भी क्या करना है आपको, ये भी कॉपी में करना है। ठीक है, ये भी आपको कॉपी में करना है। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये कॉपी में करनी है। ये CDEF इस बार ये सारे आपको एक्सरसाइजेज क्या है कॉपी में करनी है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्या है हमारा, फर्स्ट द लाइन एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड। जो लाइन हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होती है उसे हम क्या कहते हैं, द प्राइम मेरिडियन या इक्वेटर, क्या कहते हैं उसे, प्राइम मेरिडियन कहते हैं उस लाइन को। ठीक है, जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम किस में नापते हैं, कैसे नापते हैं, सेंटीमीटर, डिस्टेंस जो भी पाउंड में, एकर्स में, किलोमीटर में, कैसे, तो डिग्रीज में नापते हैं हम। तो इस पर टिक कर लिए। ठीक है, इन तीनों पर आप ऐसे टिक कर लिए। फिर फोर्थ क्या है, द फ्रिजिड जोन्स लाइज नियर। फ्रिजिड जोन जो है, जो बहुत ठंडे इलाके हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पोल्स में। ठीक है, द पोल्स, ठीक है, पोल्स के करीब पाए जाते हैं। नियर मतलब करीब, किसके करीब पाए जाते हैं, पोल्स के करीब। तो यहाँ पर आप टिक कर दिए। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या हमारा, द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज। जो अर्थ का जो ट्रू शेप है, जो अर्थ का जो मेन शेप है, जो सही शेप है, वो क्या है, अर्थ का जो सही बिल्कुल ट्रू शेप है वो कौन सा शेप है। तो अर्थ का जो हम लोग शेप समझते हैं कि बॉल की तरह बिल्कुल गोल है, गोल नहीं है, वो अंडे की तरह उसका शेप है। ठीक है, थोड़ा सा पिचका हुआ है दोनों पोल से, थोड़ा सा पोल से थोड़ा सा पिचका हुआ है, मतलब वो थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप है, तो उसे हम कहते हैं उस शेप को इलिप्टिकल। तो यहाँ पर लिख दिए इलिप्टिकल। सेकंड क्या है, द एंड ऑफ द एक्सिस। जो हमारे एक्सिस के एंड है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। क्या है हमारा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। थर्ड क्या है हमारा, डैश इज द एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द टू पोल्स। दो पोल के बीच का जो हमारा हिस्सा है वो क्या कहलाता है, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, बिल्कुल हाफ है, बिल्कुल आधा हिस्सा कर देता है। अगर हम दो पोल के बीच में अगर कोई लाइन होती है वो कौन सी होती है हमारी, इक्वेटर।
द डैश हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पर जब हम कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं तो हम किसकी मदद से ढूंढते हैं? ग्रिड की मदद से। ग्रिड क्या होता है? जहाँ ग्रिड वो लाइनें होती हैं जब आपस में हमारी जो मेरिडियंस हैं या ये कह लिए जो हमारी पैरेलल्स हैं और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में जब कट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? ग्रिड बनाती हैं, जिनकी मदद से हम कोई भी जगह अर्थ पर ढूंढते हैं। देयर आर डैश पैरेलल्स इन ईच हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर में कितनी पैरेलल्स होती है? 90। ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे, और एक इक्वेटर होती है तो टोटल कितनी हो गई? 181। 90 कितनी हुई? 180, और एक इक्वेटर होती है तो 181, टोटल 181 होती है। अब डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये हमें कॉपी में करना है। ठीक है, तो इसे कॉपी ओपन कर लेते हैं। इसके लिए पार्ट 2 चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पार्ट लिखा हमने, फिर चैप्टर लिखा, दोनों को अंडरलाइन, फिर चैप्टर का नाम उसे भी अंडरलाइन। यहाँ पर उस दिन की डेट लिखिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद सी लिखेंगे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला क्या है हमारा? नॉर्थ पोल। पहला क्या है हमारा? नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल को हम डिफाइन करेंगे। द नॉर्थ पोल इज द नदर्न मोस्ट MOST। जब हमारा कोई सेंटेंस या वर्ड हमारा यहाँ जब हमारा कोई वर्ड पूरा नहीं होता है तो उसका एक आध वर्ड जब यहाँ रह जाते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे छोटा सा हाइफन बना के, डैश बना के इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो डैश है, ये हाइफन है, ये बताता है कि ये वाला टी इसका है। ठीक है, ऊपर वाले का। तो ये हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ लाइंग डायमेट्रिकली अपोजिट टू द साउथ पोल। ये हमारी हो गई नॉर्थ पोल की डेफिनेशन। दूसरा क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है हमारा? नॉर्थ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन दो होते हैं, एक साउथ एक नॉर्थ। तो नॉर्थ टेम्परेट जोन की डेफिनेशन पूछी है इन्होंने। नॉर्थ टेम्परेट जोन क्या होता है? द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्किल इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर। नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? थर्ड, इक्वेटर। ये सब आपके बुक से ही है। ठीक है, अब मैं बार बार बुक में नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, अब इक्वेटर और फिर GMT। इक्वेटर क्या है हमारा? एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। ये हो गई इक्वेटर की डेफिनेशन। ऐसे ही सेम आप भी कॉपी कर लिएगा इसे। फोर्थ क्या है हमारा? GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम इज द मीन सोलर SOLAR सोलर टाइम एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच लंदन रिकॉर्ड फ्रॉम मिडनाइट। ठीक है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा क्या हो गया? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। सी पार्ट हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब ये डी पार्ट भी आपको कॉपी में ही करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट पेज पे इसी तरह से जैसे यहाँ पर है, मैंने अभी कॉपी में नहीं किया है, मगर आप यहाँ पर क्या करेंगे? डी लिखेंगे, फिर उसकी हेडिंग लिखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से पूरा करना है। तो ये मैं आपको बुक में ही टिक लगा देता हूँ, ये भी आपको कॉपी में ही करना है। ठीक है, ये भी कॉपी में करना है। यहाँ लिख लिए इन कॉपी। ये तीनों चीज़ कॉपी में करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई चीज़ इसमें से छूटनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन आंसर तो हम कॉपी में करते ही हैं, और ये भी इस बार कॉपी में करनी है क्योंकि ये मेन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी कॉपी में करनी है। पहला क्या है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस बताना है, उन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है सिंपल। तो पेज नंबर 84 और पेज नंबर 85 पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की डेफिनेशन है। लैटिट्यूड की है पहले पेज नंबर 84 और 85। तो पेज नंबर 84 हमने खोला, यहाँ पर हमारा क्या दिया है? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या है? ऑल से लेकर पूरा हमें यहाँ तक लिखना पड़ेगा इसमें। आंसर नंबर फर्स्ट का डी, तो आंसर नंबर फर्स्ट का डी यहाँ पर खत्म है। आंसर नंबर फर्स्ट का डी, आंसर नंबर डी का फर्स्ट बल्कि। ठीक है, यहाँ से लेकर ऑल से लेकर यहाँ तक खत्म है हमारा। ऑल से लेकर यहाँ तक ये क्या है? आंसर नंबर फर्स्ट किस एक्सरसाइज का? डी एक्सरसाइज का। आंसर नंबर फर्स्ट डी एक्सरसाइज का। ठीक है, यहाँ से पूरा लिखना पड़ेगा हमें। डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा लैटिट्यूड का हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर लिख लिया आप आंसर नंबर फर्स्ट डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर ये हमारा क्या हो गया? पैलेस ऑफ लैटिट्यूड यानी लैटिट्यूड के बारे में। दूसरा क्या है हमारा? लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ से पूरा दा से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कहाँ से? दा से लेकर यहाँ तक, इट तक, साउथ ऑफ इट। ठीक है, यहाँ तक पूरा आप क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है, कुछ गलती नहीं करनी है इसमें, बार बार मैं बता रहा हूँ। आंसर नंबर फर्स्ट डी का, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। नेक्स्ट पेज मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ और एंटार्क्टिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में डिफरेंस लिखना है। तो सिंपल इसकी भी डेफिनेशन लिखनी है। पेज नंबर 84 और 85 पे ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्किल। पेज नंबर 84 खोलो पहले।
पेज नंबर 84 ओपन करने के बाद यहाँ देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की डेफिनेशन लिखेंगे इसमें, तो यहाँ से सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा आंसर नंबर 2D, आंसर नंबर 2D इस तरह से लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब आंसर नंबर 2D का आंसर नंबर 2 लिखेंगे तो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ तक। फिर आंसर नंबर 2D यानी एंटार्क्टिक सर्किल, दो है ना इसमें, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक एंटार्क्टिक सर्किल। फिर यहाँ से यहाँ तक एंटार्क्टिक सर्किल हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया डी का। ये हो गया एंटार्क्टिक सर्किल की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डेफिनेशन हो गई पूरी, ठीक है, आंसर नंबर 2। इसे आप हाथ के हाथ करेंगे पॉज करके वीडियो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी। मैं तो टिक लगा दूंगा, फिर आप भी लगा देंगे तो बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी, तो साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन, इसके बीच में डिफरेंस बताना है। तो पेज नंबर 85 पे है ये टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन। ये क्या है हमारा, टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन्स क्या है हमारा यहाँ पर, किसके बीच में डिफरेंस है, टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन्स। 85 पेज नंबर 85 इन दोनों के बीच में डिफरेंस लगाना है। टॉरिड जोन क्या होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे आप पूरा। आंसर नंबर 3D क्या है ये, आंसर नंबर 3 है डी का, ठीक है, आंसर नंबर 3 है डी का। टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक। और इसका दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, टॉरिड जोन और यहाँ पर क्या है, फ्रिजिड जोन्स, ठीक है। अब इसमें फ्रिजिड जोन्स की भी डेफिनेशन लिखनी है, तो फिर लिखेंगे फ्रिजिड जोन्स और यहाँ क्या लिखेंगे, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा ये हो गया, रिसीव मिनिमम सनरेज बियॉन्ड द आर्टिकल इतना, दिस इज ड्यू टू द सनरेज इसको द फ्रिजिड जोन, यहाँ तक, ठीक है। ये फ्रिजिड जोन की हो गई। तो ये कौन सा हुआ हमारा, आंसर नंबर 3 था ना हमारा, आंसर नंबर 3 किसका, डी का। आंसर नंबर 3D का टॉरिड जोन का ये हो गया, आंसर नंबर 3D का ये हो गया। आंसर नंबर 3D हमारा यहाँ पर गलत लगा, इसे रब कर दिए, ठीक है, इसे हम कट कर देते हैं, इसे मत दे, इसे कुछ मत करिए आप, ऐसे रहने दिए, आपकी बुक में नहीं लगा है, ऐसे रहने दिए। तो आंसर नंबर 3 का डी हो गया यहाँ से यहाँ तक, और आंसर नंबर 3 का डी फ्रिज जोन यहाँ से यहाँ तक। ये टॉरिड जोन की हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये फ्रिज जोन की हो गई यहाँ से तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज, डी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 3 ही क्वेश्चन है। ई एक्सरसाइज है हमारा, व्हाट इज ग्लोब एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, ग्लोब क्या होता है और वो इंपॉर्टेंट कैसे है, ठीक है। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब की डेफिनेशन लिखनी है पेज नंबर 83 स्टार्टिंग में। ग्लोब क्या है, द आंसर नंबर फर्स्ट, अब किसका है, ई का है, तो आंसर नंबर फर्स्ट ई का। यहां से लेकर कहां तक देखेंगे, अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस मीनिंग राउंड, मास और स्फीयर, ठीक है। यहीं तक करेंगे ग्लोब की डेफिनेशन। फिर उसके इंपॉर्टेंट भी पूछे हैं, तो यहां से लिखेंगे अ ग्लोब इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। ये आंसर नंबर फर्स्ट का ई है, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पॉइंट है इसका, ये पहला पॉइंट है, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ ये पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर लिखेंगे अ ग्लोब इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन, फिर ये चारों पॉइंट लिख लेंगे पूरे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट या ई का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, ऑल्सो राइट देयर अदर नेम। पैरेलल और मेरिडियंस क्या होते हैं, उनके दूसरे नाम भी लिखने हैं हमें। तो वही है सेम डेफिनेशन, जैसे यहाँ पर अभी हमने पैरेलल और मेरिडियन की डेफिनेशन देखी थी, पेज नंबर 84 और 85 पे है। 84 और 85 पेज नंबर ओपन करिए और यहाँ देखिए पैरेलल्स और जिसे हम लैटिट्यूड भी कहते हैं, क्या है, ऑल पैरेलल्स, सॉरी यहाँ पर 2 का ई है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आंसर नंबर 2 ई का। कहाँ से स्टार्ट है, पैरेलल्स आर इमेजिनरी सर्किल सर्कुलर लाइंस ड्रॉन अराउंड द अर्थ फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट से लेकर पूरा यहाँ तक। ये आंसर नंबर फर्स्ट था डी का, यहाँ से पूरा यहाँ तक। अब ई का आंसर नंबर 2 है, कहाँ से, पहले हम लिखेंगे खुद यहाँ पर, पैरेलल्स आर इमेजिनरी लाइन सर्कुलर लाइंस, पूरा ऐसे करके शुरू कैसे करेंगे, पैरेलल्स, उसके बाद आर इमेजिनरी लाइंस यहाँ तक लिखेंगे। इन्होंने और क्या पूछा है, इसका दूसरा नाम, तो यहाँ पर इसी के आगे लिखेंगे अदर नेम, यहाँ पर लिखेंगे इसी के आगे लिखेंगे अदर के बाद, ईच अदर के बाद लिखेंगे एनदर नेम ऑफ पैरेलल्स। क्या होता है,
कि क्या कहते हैं हम इसे, लैटिट्यूड इज या आर इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ही कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड्स। एनदर नेम ऑफ पैरेलल्स आर लैटिट्यूड्स, यहाँ पर आर होगा क्योंकि एक नहीं है, ठीक है, आर होगा। क्या होगा यहाँ पर, आर। पहले कैसे शुरू करेंगे हम, आंसर नंबर 2 ई का कैसे शुरू करेंगे, पैरेलल्स आर इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, पूरा यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं करेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे एनदर नेम ऑफ पैरेलल्स आर लैटिट्यूड। अब यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ पर पैरेलल्स की डेफिनेशन। अभी सिर्फ एक पार्ट हुआ है, किसकी डेफिनेशन और पूछिए, अभी मेरिडियन की पूछिए। तो आंसर नंबर 2 ई का, आंसर नंबर 2 भी यही है, ई का। द इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइन द टू पोल्स एट रेगुलर डिस्टेंस आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये मैंने इसलिए कटवा दिया क्योंकि ये दूसरा नाम है इसका, तो अभी मैं बाद में लिखूंगा। तो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड तक, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इसे यहाँ तक ही रहने दिए, इसे पूरा कर दिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। द इमेजिनरी लाइन, आंसर नंबर 2 है ये ई का। आंसर नंबर 2 मैंने वहाँ पर अभी पीछे आपका टिक कराया, यहाँ पर ये किसका है, आंसर नंबर 2 ई का। कौन सा पार्ट है ये, पैरेलल्स की डेफिनेशन है। और फिर यहाँ तक करने के बाद मैंने लिखा इसका दूसरा नाम, क्या है दूसरा नाम, लैटिट्यूड। इसी तरह से अब इसकी डेफिनेशन लिखूंगा पैरेलल्स की, किसकी, लॉन्गिट्यूड की। और यहाँ पर मैंने ये नाम काट दिया, क्यों, क्योंकि मेरिडियन के नाम से पूछा है, तो मेरिडियन का नाम यहाँ पर मैंने यहाँ तक लिखा है, यहाँ पर मेरिडियन का नाम छोड़ दिया है। तो यहाँ तक डेफिनेशन लिखने के बाद लिखूंगा एनदर नेम ऑफ मेरिडियन इज लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स मार्क ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उनके बारे में बताना है। तो कौन कौन से लैटिट्यूड हैं, पेज नंबर 84 और 85 पे दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, जहाँ हमने पढ़ा था। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कहाँ हैं, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, यही है हमारा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। तो क्या लिखेंगे, आंसर कहाँ से शुरू करेंगे, आंसर नंबर 3 ई कर रहे हैं ना हम, आंसर नंबर 3 ई। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स विच आर एज फॉलोज, पहले यहाँ से लिखेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स विच आर एज फॉलोज। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्टिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स मार्क ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं कुछ, उन्हें एक्सप्लेन करना है, यानी इनकी डेफिनेशंस भी लिखनी पड़ेगी, हमें एक्सप्लेन करना है ना उन्हें। तो पेज नंबर 84 और 85 पे हमने ये टिक लगाया है, यहाँ से शुरू करेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स विच आर एज फॉलोज, या पैरेलल्स की जगह हम लैटिट्यूड्स भी लिख सकते हैं। पैरेलल और लैटिट्यूड एक ही है, दोनों का मतलब सेम ही है, इसके दो नाम है, एक है पैरेलल, एक है लैटिट्यूड, ठीक है। तो पहला क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर उसकी यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन, फिर ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर पूरी यहाँ तक डेफिनेशन। ये आपको एक्सप्लेन करना है और करना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आंसर बड़ा हो रहा है या आंसर ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें 10 बार आ गई, 10 को मेरे हिसाब से ये कई क्वेश्चन में सेम चीज़ें आ रही हैं, तो एक याद हो जाएगा तो बाकी क्वेश्चन तो याद हो जाएंगे, तो बस लिखना ही है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ तक लिखेंगे, फिर सेकंड डाल के इसकी डेफिनेशन यहाँ तक लिखेंगे, फिर थर्ड लिख के इसकी डेफिनेशन पूरी यहाँ तक लिख लेंगे, फिर फोर्थ लिख के इसकी डेफिनेशन यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहीं तक लिखिएगा। ये किसका हो गया, आंसर नंबर किसका हुआ, ये हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ई का पार्ट कर रहे हैं ना, एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड मार्क ऑन द ग्लोब। तो आंसर नंबर ई हो गया, ये कौन सा हो गया, आंसर नंबर ई हो गया। तो यहाँ पर हो गया आंसर नंबर ई कंप्लीट। किसका है आंसर नंबर, कौन सा, ई का। ई का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर लिख लिए 3, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये सारे यहाँ तक लिखने हैं, ऐसे यहाँ तक लिखना है, ये ऐसे मैंने पीछे जो टिक लगाए हैं वहाँ तक लिखना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के मेन हीट जोन्स कौन से हैं वो बताने हैं सिंपली। पेज नंबर 85 पे हीट जोन्स, मेन हीट जोन्स कौन से हैं, ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन, वी कैन डिवाइड द स्फीयर ऑफ द अर्थ इनटू 2-3 हीट जोन्स, दे आर टॉररिड जोन, टेम्परेट जोन। यहाँ तक पूरा आंसर नंबर 4 ई यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आंसर दीज क्वेश्चन इन डिटेल, ये डिटेल में आंसर बताने हैं हमें, ये भी कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सप्लेन 3 मेजर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम शोज द हीट जोन्स, ठीक है। इसके हमें क्या बताने हैं, वही 3 हीट जोन्स के नाम बताने हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर
पेज नंबर 85। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर कौन सा है हमारा? आंसर नंबर ये फर्स्ट है, किसका? एफ का। पहला हमारा क्या है, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 मेजर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, 3 मेजर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर। उसके बाद लिखेंगे पहला टोरिड जोन, उसकी यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन। उसके बाद टेम्परेट जोन, उसकी यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन। उसके बाद फ्रिजिड जोन, इसकी भी यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन। ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया एफ का। आंसर नंबर फर्स्ट एफ, आंसर नंबर फर्स्ट एफ, ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट एफ कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, विच मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया एंड वाई? पेज नंबर 86, पेज नंबर 86। इन इंडिया से लेकर पूरा यहाँ तक, आंसर नंबर 2 एफ का, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल डेटा लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल डेटा लाइन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आंसर नंबर 3 एफ का, पूरा इंटरनेशनल डे से लेकर यहाँ तक। आंसर नंबर 3 एफ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पेज नंबर 84। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, आंसर नंबर 4 एफ का, यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद सिंपली इसके नाम लिख देंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और ये आपका ज्योग्राफी का पीएफएस का कितने चैप्टर हैं? यहाँ पर 2 चैप्टर हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये हम करा चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम और ग्लोब, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर? पीएफएस कोर्स कंप्लीटेड। और आप अपनी कॉपी पर भी जब एक्सरसाइज हो जाए तो पीएफएस कोर्स कंप्लीटेड वहाँ पर लिख लेंगे। और सारी एक्सरसाइज जो मैंने बताई हैं वो बुक में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।